नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर दो ध्रुवता के अंत को जानेंगे और इसके अंदर के सभी महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण 1917 से चले आ रहे सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और उस विघटन के कारण विश्व राजनीति के ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़े। आगे हम इस विषय की चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका पहला क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली अर्थात सोवियत संघ जो देश है, मैं सोवियत संघ के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। सोवियत संघ जो देश है वो देश 15 देशों के विलय से निर्मित हुआ था। उससे पहले सोवियत संघ यानी 1917 से पहले सोवियत संघ जो है वो रूस के नाम से जाना जाया करता था, परंतु 1917 में जैसे ही रूस के अंदर सोवियत संघ के अंदर मतलब रूस के अंदर समाजवादी क्रांति हुई और उस समाजवादी क्रांति के कारण रूस के अंदर साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई और उस स्थापना के साथ रूस के साथ 15 और देश शामिल होकर उन्होंने सोवियत संघ का निर्माण किया। तो यहां पर पता होना चाहिए सोवियत संघ एक देश नहीं बल्कि 15 देशों का एक समूह था जिसका निर्माण 1917 में किया गया था। चलिए इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली यानी सोवियत संघ किस प्रकार से, सोवियत संघ की व्यवस्था किस प्रकार थी, प्रणाली क्या थी, वो कैसे चलता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत संघ की जो स्थापना की गई या फिर कहें सोवियत संघ की जो बना वो अक्टूबर क्रांति, समाजवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो तीन नाम है ये तीनों नाम एक ही क्रांति के हैं। अक्टूबर महीने में हुई थी इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, समाजवादी क्रांति भी कहते हैं क्योंकि समाजवादी इसके द्वारा सोवियत संघ के अंदर समाजवादी प्रणाली लागू की गई। इसको बोल्शेविक क्षेत्र में हुई थी तो इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो 1917 में हुई। और 1917 में इन क्रांति के बाद सोवियत संघ के अंदर सोवियत समाजवादी गणराज्य रूस की प्रणाली स्थापित की गई और जिसकी निम्नलिखित विशेषता थी। तो हम अब सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी और उन विशेषताओं को जानेंगे। तो हम पहली विशेषता की बात करें, पहली विशेषता की बात करें तो हम उसकी पहली विशेषता आर्थिक व्यवस्था के बारे में जांचेंगे। सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी विशेषताओं के बारे में पहला पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था। अर्थात समाजवादी व्यवस्था के अंदर संपूर्ण संसाधनों पर समाज या फिर कहें सरकार का अधिकार होता है। सरकार ही तय करती है कि क्या विकसित करना है, कैसे विकसित करना है। समाज के अंदर सभी को बराबर का अधिकार दिलाने की कोशिश की जाती है। समाजवादी व्यवस्था के अंदर मजदूर वर्ग के शासन की मांग की जाती है इसके अंदर। और समाजवादी व्यवस्था थी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सोवियत संघ की आस्था समाजवाद में थी, इसीलिए सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। राज्य मतलब देश, यानी कोई भी काम करना हो, कुछ भी आर्थिक व्यवस्था के अंदर सोवियत संघ के अंदर उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण रहता था क्योंकि सोवियत संघ के अंदर समाजवादी व्यवस्था थी। तो पहला पॉइंट ये कि उसकी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। फिर नियोजित अर्थव्यवस्था थी उसकी। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब सोवियत संघ जो है कोई भी जो काम किया करता था अपने देश के अंदर वो योजनाबद्ध तरीके से किया करता था। योजनाबद्ध तरीके से किया करता था, जैसे योजना बना करके। और हमने इससे पहले पहला चैप्टर भी किया है और उस पहले चैप्टर के अंदर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके हमारे पहली वीडियो को भी देख सकता है और जान सकता है और भी अधिक। तो मैंने यहां पर बताया। और 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने अपने देश के संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें विदेशों से ग्रहण की है। उसमें से एक थी पंचवर्षीय योजनाएं, और पंचवर्षीय योजनाएं हमने सोवियत संघ से ही ली हैं। और वो योजनाबद्ध तरीके से विकास करने का सोवियत संघ का अपना तरीका था। यानी सोवियत संघ पंचवर्षीय योजनाओं को पहली बार उन्होंने 1928 में अपनाया था और इसी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान या फिर कहें कारण पूरे विश्व के अंदर 1930 में
आर्थिक महामंदी आई थी और आर्थिक महामंदी से बचने वाला एकमात्र देश वो सोवियत संघ था, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अपने विकास की दिशा निर्धारित की थी। यानी कुछ भी काम जो करता था अर्थव्यवस्था में वो नियोजित विकास के माध्यम से किया करता था। इसके बाद मैंने इसी में बताना होना चाहिए कि सोवियत संघ के अंदर लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन किया है। लगभग सभी वस्तुओं का मतलब सुई से लेकर कार तक सोवियत संघ में बनाई जाती थी। हर चीज सोवियत संघ खुद ही अपने देश के अंदर निर्मित किया करता था। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो जीवन स्तर की बात करें तो सोवियत संघ में जो लोग थे उनके जीवन स्तर काफी अच्छा था, क्योंकि सभी लोगों को जब सरकार की व्यवस्था थी उसके अंदर समाजवाद था, तो सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास, पेंशन, काम का अधिकार, ये सभी प्रकार के अधिकार सोवियत संघ के अंदर लोगों को मिलते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन का स्तर था। इसके बाद बात करें हम राजनीतिक व्यवस्था की, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता दूं कि सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी कि इसके अंदर केवल पहला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी। यानी सोवियत संघ के अंदर किसी भी पार्टी को, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी को जो है चुनाव लड़ने का या राजनीतिक पार्टी होने का अधिकार ही नहीं था। इसके बाद हम बात करें अफसरशाही और नौकरशाही। तो जो अफसरशाही थी और नौकरशाही थी, अब सोवियत संघ के अंदर समाजवाद था जिसके अंदर सरकार का नियंत्रण होता है, और सरकार का नियंत्रण होते ही सब कुछ दायित्व हो जाता है सरकार का। और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के अंदर जितनी भी अफसरशाही थी या नौकरशाही थी, मतलब सरकारी कर्मचारियों को हम नौकरशाही के नाम से जानते हैं, वो सारे के सारे अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने लगे थे, क्योंकि सब कुछ सरकार के अधीन होता था, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। इसी के कारण क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो अफसरशाही थी वो पूरी की पूरी निरंकुश हो गई। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, तानाशाही उनकी होती चली गई। इसके बाद हम बात करें तो समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन, ये सारे के सारे वहां पर संचार के साधन थे। इन सब पर सोवियत संघ के अंदर जो है स्वतंत्रता नहीं थी, ये अपने विरोधों को प्रकट नहीं कर पाते थे, और अक्सर इसीलिए रात के समय दीवारों पर वहां के लोग जो है सोवियत संघ के खिलाफ विरोध प्रकट किया करते थे लिख करके। इसके बाद निजी अधिकार और नागरिक अधिकारों का अभाव था, नागरिक स्वतंत्रता का अभाव था। मैंने बताया कि इनके कारण, यानी निजी अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के अभाव के कारण लोग धीरे धीरे सोवियत प्रणाली के से उनका मोहभंग होता चला गया। इसके बाद बात करें, ये थी मैंने आपको बताया सोवियत संघ की व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, समाजवादी व्यवस्था थी, वहां पर नियोजित तरीके से विकास होता था, जीवन स्तर भी ठीक था। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी, अफसरशाही, नौकरशाही जो है निरंकुश हो चुकी थी। समाचार पत्र हो, रेडियो, दूरदर्शन, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण था, और निजी अधिकार और नागरिक अधिकारों के नाम के आधार पर लोगों के पास कुछ नहीं था। इसके बाद हम बात करें मिखाइल गोर्बाचेव और किस प्रकार के सुधार वो चाहते थे। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव जैसे ही 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति चुने गए, तो 1985 में सोवियत संघ के जैसे ही राष्ट्रपति चुने गए मिखाइल गोर्बाचेव, उस समय तक सोवियत संघ के अंदर वहां के लोग सोवियत संघ के प्रति रोष प्रकट कर रहे थे। तो सोवियत संघ ने सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि क्यों ना हम दोबारा से एक नए सोवियत संघ को बनाएं। और जिस समय वो राष्ट्रपति बने, तो मैंने बताया सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी, और वह उसको स्थिर करना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे। और वो क्या क्या सुधार चाहते थे सोवियत संघ की व्यवस्था के अंदर? पहला, कृषि और उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में चाहते थे, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहते थे। जो कृषि थी, उद्योग थे, यानी काम करने का तरीका और कृषि, ये सब पहले सरकार से पूछ करके करना पड़ता था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि हम इसको मुक्त करना चाहते हैं। फिर सोवियत संघ ने लंबे समय तक शीत युद्ध में अपने आर्थिक संसाधनों को झोंक दिया था। शीत युद्ध, इससे पिछला चैप्टर हमारा शीत युद्ध ही है। जिस किसी छात्र ने शीत युद्ध वाली वीडियो नहीं देखी है, आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो शीत युद्ध के समय जो है सोवियत संघ ने अपने सारे आर्थिक संसाधनों को झोंक दिया था असला बारूद बनाने के लिए।
जिसके कारण लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं, खाने पीने की जो बुनियादी आवश्यकताएं वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनको वो ठीक करना चाहते थे। नौकरशाही की निरंकुशता को दूर करना चाहते थे, मैंने अभी भी बताया। इसके बाद अन्य राजनीतिक पार्टियों को अधिकार प्रदान करना चाहते थे, मतलब खाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगी देश के अंदर, अन्य पार्टी भी होंगी, ये भी करना चाहते थे। लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहते थे। सूचना और समाचार पत्रों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण था उसको हटाना चाहते थे। मतलब जो सारी कमियां थी सोवियत संघ के अंदर वो ठीक करना चाहते थे मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो ये सुधार चाहते थे मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियों ने किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन में काम किया। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने दो नीतियां अपनाई सोवियत संघ के विकास के लिए या फिर सोवियत संघ को ठीक करने के लिए। एक का नाम था ग्लासनोस्ट और दूसरे का नाम था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब था खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्निर्माण। मतलब इन दोनों नीतियों के माध्यम से मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना चाहते थे। और इसमें जैसे पहली नीति जो है वो खुलेपन की है, इसमें नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए कि वह अपनी किसी भी मतलब सरकार से किसी भी विषयों में पूरी और ठीक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, खुला कर दिया उन्होंने। इसके कारण सोवियत संघ के अंदर बहुदलीय व्यवस्था लागू की गई। इसी के कारण जो है सोवियत संघ के अंदर जो है पहले एक राजनीतिक पार्टी जो थी उसके अंदर बहु पार्टी सिस्टम कर दिया गया। और जैसे ही ये हुआ तो इसके अंदर जो है इसने आग में घी का काम किया और सोवियत संघ का विघटन का ये कारण बना। पेरेस्ट्रोइका में इस पुनर्निर्माण पुनर्संरचना, तो इसमें सोवियत संघ की जर्जर हालत को ठीक करने हेतु राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया था। अब ये दो महत्वपूर्ण घटना थी, इनको मैं एक बार मोटे मोटे ऊपर से बता देता हूं कि सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे मिखाइल गोर्बाचेव, दो नीतियां भी लेकर के आए। खुलेपन उन्होंने खुला कर दिया लोगों को कि जिनको हमारे साथ रहना है वो रह सकता है, जिनको दूर होना है वो दूर हो सकता है। हमारे संगठन से जो 15 देश शामिल होकर 1917 में जो सोवियत संघ बनाया था वो अगर चाहें तो अलग हो सकते हैं, ऐसा खुलेपन के अंदर उन्होंने कहा। और पुनर्निर्माण मतलब हम दोबारा से सोवियत संघ का गठन करेंगे, जर्जर हालात को ठीक करेंगे। अब उन्होंने सोचा था कि कुछ, और लेकिन हो गया कुछ। क्या हो गया कि जो पुराने देश थे जो नाखुश थे उन्होंने आजादी की मांग कर दी और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये थे प्रमुख नीतियां जो सोवियत संघ के अंदर अपनाई गई, इसके माध्यम से मिखाइल गोर्बाचेव के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं फिर सोवियत, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण में हम बात करें तो पहला जो कारण था वो था सैनिक होड़। यानी सोवियत संघ ने अपनी पूरी आर्थिक शक्ति अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान सैनिक होड़ में लगा दी थी और लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। पैसा सारा सोवियत संघ अमेरिका से शीत युद्ध की दौड़ के अंदर सारा पैसा हथियारों पर खर्च कर रहा था, लोगों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा कारण राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोवियत संघ के अंदर लोगों के पास अधिकार नहीं थे और जिसके कारण लोग जो है सोवियत संघ से नाखुश थे। इसके बाद तीसरा कारण था आर्थिक विफलताएं, सभी वस्तुएं और राज्य का नियंत्रण था। और सोवियत रूस आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गया। लोगों को अपने जीवन स्तर की तुलना पश्चिम के देशों से करने लगे और महसूस करने लगे कि उनका जीवन पश्चिम की तुलना में बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे यहां पर मैं बता दूं कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ तो पूरा जो विश्व है वो दो भागों में बट गया, पूरब और पश्चिम। पश्चिम में अमेरिका, पूरब के अंदर सोवियत संघ। तो लोगों ने देखा कि जो पूरब के लोग हैं वो पश्चिम की तुलना में बहुत ही निम्नतर जीवन जी रहे हैं। और जो लोगों का धारणा थी, जो लोगों की सोच थी कि भाई कि सोवियत संघ से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, वो मोह भंग हो गया था। आर्थिक विफलताएं और असफलताओं के कारण लोगों ने जो है अब सोवियत संघ से अलग होने की मांग करनी शुरू कर दी थी। तीसरा है गोर्बाचेव की नीतियां। तो मैं बता ही चुका हूं गोर्बाचेव की नीतियां जो थी उन्होंने भी सोवियत संघ के अंदर विघटन का काम किया। इसके बाद पूर्व यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब जो पहले का यूरोप था, पहले के यूरोप के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें स्थापित थी जो सोवियत संघ को मदद करती थी, अब उन देशों के अंदर भी
साम्यवाद खत्म हो रहा था, वहां पर पूंजीवाद आना शुरू हो रहा था, जिसके कारण क्या है कि गोर्बाचेव की नीतियों के कारण परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया और इन्होंने कम्युनिस्ट की जो जड़ें थी वो कमजोर हो गई और धीरे धीरे वहां से जो कम्युनिस्ट सरकारें थी वो खत्म हो गई, उसके स्थानों पर पूंजीवादी सरकारें स्थापित होती चली गई। इसके बाद हम बात करें दूसरा, नौकरशाही का पतन। नौकरशाही खत्म हो गई थी, यानी नौकरशाही का तानाशाह होना, सॉरी, नौकरशाही का जो तानाशाह थी, मैं बता चुका हूं पहले ही पॉइंट में कि नौकरशाही तानाशाही हो चुकी थी। वह लोगों के प्रति किसी सवाल का उत्तरदायित्व नहीं था उनका, वो लोगों के जवाब नहीं देती थी, इसी कारण लोग नाखुश थे। तो उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और सोवियत संघ के विघटन में यह भी एक कारण बना। राष्ट्र की स्वयं की आकांक्षाएं। अब जो राष्ट्र की स्वयं की आकांक्षा मतलब सभी राष्ट्रों ने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ को कुछ अपनी स्वयं के हितों, देखो जो सोवियत संघ के अंदर देश शामिल थे, जो 15 देश 17 में शामिल हुए थे 1917 में, उनकी खुद की कुछ आवश्यकताएं थी। तो उनकी जो खुद की आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं के कारण देखो सोवियत संघ, और उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लिया और सोवियत संघ का विघटन का कारण वो भी बना। यानी अब यहां पर आपको समझना है क्या क्या कारण थे, मैं बता चुका हूं। एक तो आर्थिक विफलता, गोर्बाचेव की नीतियां, पूर्वी यूरोप के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी सरकारें खत्म हो रही थी, तानाशाही का नौकरशाही तानाशाही हो चुकी थी, स्वयं राष्ट्र जो थे उनके अंदर शामिल उनकी आकांक्षा, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं थी, इसके अंदर आप ऐसे ऐड भी कर सकते हो, लोगों और सारा का सारा पैसा जो है शीत युद्ध में खर्च कर रहा था। तो ये सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। अब बात करते हैं हम परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम क्या हुए। तो पहली बात, शीत युद्ध की समाप्ति। जो शीत युद्ध चला आ रहा था 1945 से, वो 1991 में आकर सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन का कारण बना क्या, वो शीत युद्ध भी खत्म हो गए सोवियत संघ के विघटन के कारण, और कारण तो बतेरे हैं सोवियत संघ के विघटन के, कुछ भी याद कर सकते हो आप। इसके बाद अस्त्र शस्त्रों की जो होड़ थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि, ये भी खत्म हो गई। यानी फिर अमेरिकी वर्चस्व का युग शुरू हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र महाशक्ति रह गया जिसका नाम था अमेरिका, उसका वर्चस्व स्थापित हुआ। अगले चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा, नए देशों का उदय। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 1991 में 15 देश उससे अलग हुए और नए देशों का उदय हुआ। बहुत सारे देश यूरोप के अंदर नए राष्ट्र बनकर के उभरे। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन का जो परिणाम हुआ वो ये 4 महत्वपूर्ण थे। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, अब शॉक थेरेपी क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो 12वीं के छात्र है वो इससे अच्छी तरीके से सूचित हो जाएंगे। अभी आप नए हो तो सब कुछ आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो शॉक थेरेपी क्या थी, जैसे मैं शॉक थेरेपी के बारे में बता देता हूं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको, जब उसकी हृदय की धड़कन रुक जाती है, हम उसको शॉक लगाते हैं ताकि उसकी दिल काम करने लगे और वो दोबारा जीवित हो जाए। ऐसे ही शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। शॉक दिया गया था किसको, सोवियत संघ को। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी जिसको हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं, साम्यवादी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी और ठीक करने की कोशिश के लिए उसको शॉक दिया गया ताकि वो ठीक हो जाए। और इसी शॉक थेरेपी को हम पढ़ेंगे। अब शॉक थेरेपी क्या थी, ये थी आघात, मतलब इसमें खतरा होता है यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात देकर उपचार करना, जैसे किसी व्यक्ति को झटका देकर के उपचार करना। ठीक है, यह एक मॉडल था, मतलब ये एक नीति थी जिसको अपनाया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये नीति थी, मॉडल था शॉक थेरेपी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, जिसके द्वारा सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी, बेटा याद रखना, सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसको पूर्णतः पूंजीवाद में ढालने की कोशिश की जा रही थी, ढाला जा रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, जिसमें सभी कृषि, उद्योग, कारखाने को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके निजी क्षेत्रों को बेचा जा रहा था, जिसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को पड़ा और वहां यही जो है शॉक थेरेपी कहलाई और इसके कारण पूरा का पूरा सोवियत संघ उथल पुथल हो गया। तो ये शॉक थेरेपी क्या थी, बेसिकली
अमेरिका की जो ये एजेंसियां हैं, हालांकि अमेरिका की नहीं कहेंगे, वर्ल्ड की है ये जल्दबाजी में थी कि किसी भी प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए सोवियत संघ की, और इन्होंने एक मॉडल लेकर के आए, वो था शॉक थेरेपी। इसके द्वारा क्या था, इसके द्वारा इस साम्यवाद को, यानी साम्यवादी रूस को बदला जा रहा था किसमें, पूंजीवाद में, और जिसके द्वारा सोवियत संघ के जो बड़े बड़े उद्योग थे उनको निजी हाथों में बेचा जा रहा था कम पैसों में। तो ये थी शॉक थेरेपी। इसके हम बाद बात करें तो शॉक थेरेपी के बाद शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, तो शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में हमें बात करनी होगी। हाँ, शॉक थेरेपी के परिणाम, तो पहला जो परिणाम हुआ शॉक थेरेपी का, आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े उद्योग थे जिनको सरकार के अधीन थे, उनको मिट्टी के दाम, औने पौने दामों पर जो है निजी हाथों में बेचा जा रहा था, और इसके कारण क्या है, सरकार के जो बड़े पैसे वाले उद्योग थे वो सब खत्म हो गए, आर्थिक संकट आ गया। और इस घटना को विश्व के अंदर गैरेज सेल के नाम से भी हम जानते हैं। गैरेज सेल क्या है, जब सोवियत संघ के बड़े बड़े उद्योगों को कम पैसों में, औने पौने दामों में मिट्टी के सामान बेचा जा रहा था, इसी को कहते हैं गैरेज सेल। इसी के कारण क्या आया, आर्थिक संकट आया सोवियत संघ के अंदर। अब बात करते हैं कालाबाजारी। कालाबाजारी क्या हुई, गरीब और अमीरों के बीच खाई इसके अंदर पैदा हो गई। अब मैं इसके अंदर बता देता हूं कि जब सोवियत संघ के अंदर जब बेचे जा रहे थे उद्योगों को, तो सरकार ने वहां पर उन उद्योगों को बेचने के लिए अधिकार पत्र जारी किए थे। अधिकार पत्र कहें तो मतलब डिमांड लेटर टाइप में जारी किए थे, और उन डिमांड लेटर को सभी को सौंपा गया था। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने क्या किया, उन अधिकार पत्रों को, इन अधिकार पत्रों को दिखा करके कोई भी सोवियत संघ का व्यक्ति कोई भी उद्योग खरीद सकता था, ये सबको बेचे उन्होंने। लेकिन इन अधिकार पत्रों को क्या हुआ कि लोगों ने इन अधिकार पत्रों को ही बेचना शुरू कर दिया, अमीर लोगों को। अमीर लोगों ने इन अधिकार पत्रों को खरीद करके कालाबाजारी शुरू कर दी, और सारे के सारे उद्योग अपने एक व्यक्ति के अधिकारों में उन्होंने करने शुरू कर दिए। यानी इससे क्या हुई, कालाबाजारी हुई, अमीर गरीबों के बीच में खाई पैदा हो गई। इसके बाद कहते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा की वैल्यू खत्म हो गई। इसके बाद इसमें ऐड करना तो 1500 से अधिक जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए सोवियत संघ के अंदर, और जो रूबल है, रूस की मुद्रा रूबल, उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा का खात्मा। सोवियत संघ जो था वह अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षाएं दिया करता था, जैसे अब मैंने बताया था, शिक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, ये सब वो लोगों को दिया करता था। तो इसके कारण जैसे ही पूंजीवाद आया वहां पर, तो ये साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई सोवियत संघ के अंदर, और लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आर्थिक असमानता। नई पूंजीवादी व्यवस्था ने सोवियत संघ में आर्थिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया, गंभीर रूप से इसको नुकसान पहुंचाया, और पूरे सोवियत संघ के अंदर कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सोवियत संघ वो नष्ट हो गया। और ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम, आर्थिक संकट, कालाबाजारी। कालाबाजारी में मैंने आपको बताया इस प्रकार से अधिकार पत्र बेचे थे रूस या सोवियत संघ के अंदर सभी लोगों को कारखाने खरीदने के लिए, लेकिन लोगों ने वो अधिकार पत्र ही बेच दिए पैसे वालों को। इसके बाद मुद्रास्फीति, 1500 बैंकों से अधिक, 1500 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद राष्ट्रीयकरण कर रहा हूं, 1500 बैंक जो है दिवालिया हो गए। इसके बाद रूबल की मुद्रा कम हो गई, मुद्रा के मान में कमी आ गई, सुरक्षा जो थी लोगों की, सामाजिक सुरक्षा, वो खत्म हो गई, आर्थिक असमानता आ गई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम इस वीडियो के दूसरे भाग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसके जो है भाग 2 के साथ। धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे।